हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। हम इसमें अपनी क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है आवर पास्ट। हमने इसमें चैप्टर 1 जो है हमारा कल कंप्लीट कर लिया था। आज बारी है चैप्टर 2 करने की। बट इससे पहले मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करवाऊँ, मुझे आपको 2-3 पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो बताने हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जो हम अब से जो चैप्टर्स वगैरह करेंगे ना, उसे हो सकता है मैं एक एक चैप्टर को दो दो पार्ट्स वगैरह में, मतलब 2 वीडियोस में उसे डिवाइड कर दूं। बिकॉज जैसे हमने कल फर्स्ट चैप्टर अपना किया था तो वो हमने 1 गो में पूरा किया, बट उसकी वजह से वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जा रहा था और मुझे लगा समहाउ कि वो थोड़ा बोरिंग वगैरह भी हो सकता है। इसलिए जो अब से जो भी चैप्टर्स वगैरह हैं उसे मैं 2-2 पार्ट्स वगैरह में करा दूंगी, तो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी भी रहेगा, हम लोगों को समझने में भी आसानी होगी। बिकॉज अभी हम लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, हम अभी नोट्स के थ्रू स्टडी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था कि बाद में मैं इसे, अगर आप कहेंगे तो आपको नोट्स वगैरह शेयर भी कर दूंगी पीडीएफ के उसमें, और जो आगे हम जो भी चीज़ें वगैरह करेंगे ना वो नोट्स की फॉर्म वगैरह में पढ़ लेंगे। तो क्योंकि अभी हम लाइन बाय लाइन वगैरह चीज़ें कर रहे हैं तो इसकी वजह से वीडियो हमारा लेंथी होकर बोरिंग ना हो जाए, क्योंकि एट लास्ट हमारा भाई मोटिव तो ये ना कि हमारे समझ में आना चाहिए चीज़, तो वो लेंथी वगैरह ना हो जाए। इसके लिए हम जो भी अभी इस समय जो वीडियोस वगैरह मैं आगे रिकॉर्ड करूँगी उन्हें 2-2 पार्ट्स वगैरह में डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो हम क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इसके साथ वो बच्चे जिनका अभी हिस्ट्री वगैरह का मतलब कुछ बेस वगैरह नहीं है, ठीक है, या फिर भाई बड़ी क्लासेस वगैरह में 10-12 वगैरह के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर वो स्टूडेंट्स भी जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ये जो एनसीईआरटीज़ वगैरह हैं, ये आपका यहाँ से जैसे क्लास 6 की जो आप पूरा हिस्ट्री का एनसीईआरटी का जो इंडेक्स वगैरह देखेंगे वो पूरा आपका एंशियंट हिस्ट्री के बारे में आपको बता रहा है। फिर ऐसे ही क्लास 7th वगैरह की जो हिस्ट्री देखेंगे वो आपको मिडिवल हिस्ट्री के बारे में समझाता है। क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह के बारे में समझा रहा है। तो अब तक किसी भी अगर बच्चे का कोई बेस वगैरह नहीं रहा है, या अब तक भाई मतलब ऐसा है कि उसे भाई बीच में कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा वगैरह, या बड़ी क्लासेस वगैरह में भी अभी अगर आप हैं और आपका बेस वगैरह क्लियर नहीं है, तो उसके लिए भी आप ये वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्हें एक्चुअली बुक पढ़ना वगैरह बहुत पसंद नहीं है, मतलब बुक फ्रेंडली वगैरह नहीं है, तो वो भी इस वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। तो बस ये इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो द सेकेंड चैप्टर इज़ चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अच्छा, इसमें अगर गलत नहीं हूँ मैं, तो जो पहले की जो पुरानी एनसीईआरटी वगैरह थी उसमें ये सेपरेटली चैप्टर्स दे रखे थे, जैसे हंटिंग गैदरिंग का अलग और ग्रोइंग फूड, ये मतलब जहाँ पर इंसान ने फार्मिंग वगैरह करना स्टार्ट वगैरह कर दिया था उसके बारे में। बट अभी जो न्यू एनसीईआरटीज़ वगैरह आई हैं उसमें ये चैप्टर्स जो हैं कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे कि भाई कल हमने देखा था कि इंसान वगैरह कैसे मतलब रहने वहने लग गए थे, कैसे घूमते फिरते थे, कैसा अपना खाना वाना इकट्ठा करते थे। हंटिंग गैदरिंग वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ हम देखेंगे मतलब इंसान का इवोल्यूशन एग्जैक्टली, कि हमारे पास कहाँ से भाई मतलब कब से सबूत वगैरह हैं कि इंसान भाई रहने लग गया था, चीज़ें करने लग गया था, ठीक है। तो हंटिंग गैदरिंग वगैरह से फिर उन्होंने खेती बाड़ी की शुरुआत वगैरह कहाँ से मतलब की वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सो आवर जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे बॉक्स में आपको एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है जहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, तुषार स्ट्रेन जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है तुषार की, देखते हैं क्या कह रहा है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न्स वेडिंग। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपनी कज़न की शादी में। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, हिज नोज ग्लू टू द ग्लास प्लेन। वो ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन में वो जो है विंडो सीट की तरफ बैठा हुआ है और बाहर की तरफ जैसे नॉर्मली बच्चे देखते रहते हैं, ठीक है, कि क्या क्या आ रहा है जा रहा है वगैरह, ठीक है। तो वो भी जो खिड़की से बाहर दिख रहा है। एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, जैसा कि वो देख रहा है कि भाई कहीं मतलब पेड़ पीछे जा रहे हैं, हाउसेस वगैरह जा रहे हैं, मतलब बेसिकली ट्रेन आगे जा रही है, ठीक है। बट उसे ये ट्रेन जो भी ट्रीज़ हैं हाउसेज हैं मतलब पास होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तभी क्या होता है, उसके जो अंकल उसके बगल में बैठे होते हैं
उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। क्या बेटा तुम्हें पता है कि जो ट्रेन्स वगैरह हैं वो लगभग आज से 150 साल पहले जो हैं वो यूज़ करना हमने शुरू किया। एंड पीपल बिगिन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। और जो बसेस वगैरह हैं वो उसके और भी काफ़ी डिकेड्स के बाद आई। मतलब जो बसेस वगैरह का हम यूज़ करना शुरू हुए वो कुछ डिकेड्स पहले की। डिकेड्स बेसिकली अगर किसी को नहीं पता है तो डिकेड का मतलब होता है एक डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, ठीक है। तो जो बसेस वगैरह हैं वो हम कुछ डिकेड्स पहले ही यूज़ करना शुरू हुए, और जो ट्रेन्स वगैरह हैं वो आज से 150 साल पहले जो है इंसान ने यूज़ करनी शुरू की। तुषार wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तुषार इस बात पे सोचने लगता है, जब उसके अंकल उससे ये कहते हैं तो तुषार सोचने लगता है कि जो लोग हैं जब वो इतनी जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह भाई ट्रैवल नहीं कर पाते थे। आज तो हमारे लिए, हमारे पास आज इतने अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह हमारे पास है कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी दूर दूर के भी डिस्टेंसेस हम कवर कर सकते हैं। तो तुषार सोचने लग गया, जब इंसान जो था इतनी जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग वगैरह नहीं कर पाता था, तो क्या ऐसा होता था कि इंसान जहाँ पैदा हुआ है वहीं पर अपना सारा जीवन बिता रहा है, मतलब वो दूसरी जगह कहीं जा ही नहीं रहा है। तो पहले किस तरीके से इंसान वगैरह रहते थे, ठीक है। चलो अब हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। कह रहे हैं द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। कह रहा है जो शुरुआत के जो लोग वगैरह थे, अर्लीस्ट पीपल जो हमारे थे, वो लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे, रहते थे, ठीक है। वाई वर दे ऑन द मूव का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग क्यों करते रहते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम लोगों के बारे में जानते हैं कि जो कि आपके जो हमारे सब कॉन्टिनेंट, वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम जानते हैं लोगों के बारे में जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट वगैरह में जो रहते हैं। सब कॉन्टिनेंट का मतलब जो इंडिया से जो भी जो आपके बॉर्डर्स वगैरह जो कंट्रीज़ वगैरह शेयर करते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो गया, या नेपाल, भूटान, म्यांमार वगैरह, जिनका बॉर्डर वगैरह इंडिया से लगता है, वो सारे आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो लगभग आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो लोग थे वो सब कॉन्टिनेंट वगैरह में ट्रैवलिंग मतलब करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर्स। आज हम उन्हीं को हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। कल मैंने आपको हंटर गैदरर्स दोनों ही क्लियर कराया था। हंटर्स होते हैं जो शिकार वगैरह करते हैं, और गैदर्स उन्हें कहा जाता है जो फूड वगैरह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये नाम कहाँ से आया है, जहाँ से भाई इन्हें मतलब खाना वाना जैसे मिलता था इन्हें। जनरली दी हंटेड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, जनरली ये लोग क्या करते थे, जो जंगली जानवर होते थे उनका शिकार करते थे। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें खाते थे, कॉट फिश एंड बर्ड्स। इसके अलावा वो फिश वगैरह पकड़ते थे, बर्ड्स वगैरह का शिकार विकार करते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, और गैदरिंग में क्या क्या करते थे, फ्रूट्स हो गया, रूट्स हो गया, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स वगैरह, ये जो भी चीज़ें वगैरह होती थी जंगल वंगल से, ये सारी चीज़ें इकट्ठा किया करते थे वो लोग खाने पीने के लिए। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, और इसके कई सारे कारण होते थे जो हमने कल के चैप्टर में भी देखे थे। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। पहली बात तो ये, अगर वो एक ही जगह पर अगर मतलब रह जाते थे तो जितनी भी आसपास के जो भी जानवर वानवर वगैरह होते थे, या फिर जो भी प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी रूट्स, जो प्लांट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती थी खाने पीने की चीज़ें, वो खा पी के ख़त्म कर देते थे, ठीक है। क्योंकि भाई कुछ उगाना वगैरह तो कुछ जानते नहीं थे, कुछ खेती बाड़ी जानते नहीं थे, पशुपालन वगैरह जानते नहीं थे। तो जो भी चीज़ें एक जगह पर, अगर एक ही जगह पर अगर वो रहते तो जो भी चीज़ें वगैरह मिलती वो समय में वो सब खा पी कर कुछ समय में ख़त्म कर देते। देयरफॉर दे वुड हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। इस वजह से उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता ताकि उन्हें कुछ और खाने पीने की चीज़ें मिल सके, वरना वो मर जाएंगे। सेकेंड, एनिमल मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे। कभी कभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि वो छोटे मोटे भाई जो हो गए जो छोटे मोटे जानवर वगैरह, क्योंकि जैसे बड़े जानवर हैं छोटे जानवर वगैरह का शिकार करते हैं, तो जो छोटे मोटे जीव जंतु वगैरह थे या छोटे, उनका शिकार वगैरह करने के लिए। और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। और कभी कभी वो जो डियर वगैरह, जो आपका हिरन वगैरह होता था, या वाइल्ड कैटल वगैरह जो होती थी, उसका
उसका भी पीछा करते थे। क्यों? क्योंकि उनका पीछा करते करते उन्हें क्या मिल जाती थी भाई, ग्रास, लीव्स वगैरह। क्योंकि आपको पता है जैसे हिरन विरन जो है वो घास फूस और हरी भरी पत्तियाँ वगैरह खाते हैं, तो इसके ज़रिए मतलब उन जानवरों का पीछा करते करते इंसानों को इन जगहों के बारे में पता लग जाता था। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। इस वजह से जो भी इनका शिकार विकार करते थे वो इनकी मूवमेंट्स को भी फॉलो करते थे कि ये जानवर कहाँ से जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, तो इन्हें फॉलो भी किया करते थे वो। ठीक है। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। अब जो भी पेड़ पौधे पहले से ही भाई मौजूद थे, क्योंकि ये तो खेती बाड़ी जानते नहीं थे, जो भी प्लांट्स ट्रीज़ वगैरह पहले से मौजूद थे वो अलग अलग सीज़न में, जैसे आपको पता है कि आज भी जो भी आपकी वेजिटेशन वगैरह है या फ्रूट्स वगैरह है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सीज़न वाइज मतलब आते हैं। ठीक है। तो जो भी प्लांट्स वगैरह थे, जो ट्रीज़ वगैरह थे, वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके के भाई चीज़ें उगाती वगैरह थी। मतलब एक ही तरीके के पेड़ में हर सीज़न में फ्रूट्स वगैरह चीज़ें नहीं लग सकती ना, तो इसलिए सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो अलग अलग सीज़न वगैरह में वो अलग अलग जगहों पर जाते थे ताकि उन्हें अलग अलग तरीके के प्लांट्स वगैरह जो हैं वो खाने पीने के लिए मिल सकें। चौथा कारण क्या था? पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। देखो, इंसान है, चाहे पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं, सबको पानी तो जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो पानी है वो ज़्यादातर या तो लेक्स में मिलता था, स्ट्रीम्स में मिलता था या रिवर्स में मिलता था। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जिसमें सालों साल पानी रहे, मतलब जो कभी भी सूखे नहीं। तो जो बहुत सारी रिवर्स और लेक्स वगैरह होती थी वो तो पेरिनियल होती थी, मतलब वहाँ सालों साल पानी रहता था। अदर्स आर सीजनल, लेकिन कुछ ऐसी भी तो होती थी जो सीजनल होती थी। मतलब वहाँ पर अगर सीजनल वगैरह जो रिवर्स वगैरह या लेक्स वगैरह अगर उसके किनारे वगैरह वो लोग रह रहे हैं तो एक समय पर आकर वो सूख जाती थी, और इस वजह से पानी की तलाश में भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स। तो जो भी ड्राई सीज़न मतलब जैसे गर्मी वगैरह के मौसम में जब वो सारी चीज़ें सूख जाती थी तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था पानी की तलाश में। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हमारे को इन लोगों के बारे में पता कैसे चला? भाई देखो, हमने ऊपर ही फर्स्ट लाइन में ही आपको बताया 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब इतने साल पुराने का, उस समय पर तो हमारे पास मतलब कुछ रिटर्न सोर्सेज वगैरह भी नहीं थे, तो हमारे को उस समय के बारे में इतनी सारी बातें हमारे को कैसे पता लगा कि इंसान किस जानवर का शिकार करता था, क्या खाता पीता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे को कहाँ से पता लगा? ठीक है। तो हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में हमारे को कहाँ से पता लगा? तो कल फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक वर्ड आपको अंडरलाइन करवाया था, दैट इज़ आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट मैंने कल ही बताया था बेटा, वो होते हैं जो कि आपका ये जो पुरानी चीज़ें वगैरह जो मिलती हैं इनकी स्टडी वगैरह करते हैं और हमारे को इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है। फिर वही सारी चीज़ें हम किताबों वगैरह के ज़रिए जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो उस समय के हंटर गैदर्स यूज़ करते थे या बनाते थे। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone. ऐसा मतलब उन्हें जो भी चीज़ें वगैरह मिली हैं उसमें जो टूल्स वगैरह जो उन्हें मिले हैं उसमें कुछ स्टोन के भी टूल्स हैं, कुछ लकड़ी के टूल हैं, कुछ बोन्स वगैरह के टूल्स वगैरह उन्हें मिले हैं। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, जिसमें से स्टोन के जो पत्थर के जो बने हुए जो टूल्स वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव मतलब कर गए हैं। बाकी जो जैसे बोन्स वगैरह के टूल्स थे या वुड वगैरह के, वो मैंने आपको कल भी बताया था कि वुड वगैरह जैसे है तो उसमें कीड़े वीड़े लग जाएंगे, इंसेक्ट्स वगैरह उसे खा आ जाएंगे करके। ठीक है। बोन्स वोन्स भी बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती, तो कुछ बहुत जो सर्वाइव कर गई थी उसके ज़रिए हमारे को पता लगा कि इस तरीके के टूल्स वगैरह भी उस समय पे यूज़ होते थे। बाकी स्टोन्स वगैरह के जो टूल्स बचे हुए थे उसके ज़रिए हमारे को पता लगा। ठीक है। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। इसमें से जो काफ़ी सारे स्टोन टूल्स हैं वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते थे? पहला, मीट वगैरह को कट करने के लिए या हड्डी वगैरह को काटने के लिए। स्क्रैप बार्क का मतलब जो पेड़ की छाल वगैरह होती थी उसे निकालने के लिए। ठीक है। क्योंकि भाई चाकू वगैरह या ऐसा कोई भी चीज़ मेटल वगैरह का तो उस समय यूज़ वगैरह नहीं था। ठीक है। तो इसी के ज़रिए वो लोग यूज़ करते थे।
एंड हाइड्स मतलब एनिमल्स की जो स्किन वगैरह होती है, किसी जानवर का शिकार करते थे तो ऊपर की स्किन वगैरह हटाने के लिए भी वो इसी टूल वगैरह का यूज़ करते थे। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, इसके अलावा जो फल वगैरह या रूट्स वगैरह काटनी होती थी उसे भी चॉप करने के लिए वो इन्हीं टूल्स का यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स का। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स और एरोज फॉर हंटिंग। हाँ, कभी कभी ये जो स्टोन के टूल्स वगैरह होते थे, कुछ कोई क्या करते थे, जैसे वो थोड़ी बड़ी लकड़ी या हड्डी वगैरह के साथ जोड़ लेते थे, तो इससे क्या वो ये भाला वगैरह या इनके अलग अलग तरीके का औजार बन जाता था जिससे वो शिकार वगैरह कर पाते थे। ठीक है, अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, इसके अलावा कुछ और टूल्स वगैरह जो हैं वो लकड़ी काटने वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। विच वॉज यूज एज फायरवुड, जो कि ये लकड़ियाँ वगैरह बाद में आग जलाने वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, लकड़ी का इस्तेमाल इसके अलावा वो और कहाँ कहाँ करते थे, झोपड़ियाँ बनाने के लिए या अलग अलग तरीके के और टूल्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। बेटा नीचे देखो आपको एक मैप दिख रहा है, लुक एट मैप 2 बिलो। ये मैप जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जो भी उस समय की एंशियंट टाइम की जो भी पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स वगैरह हैं वो सब इसमें मेंशन है। ठीक है, तो ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में जो बच्चे आगे जो फर्दर स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैप। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक साइट के बारे में आपको एक अलग इंपॉर्टेंस वगैरह पता लगेगी कि इस साइट पे भाई इस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, इस साइट पे इस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, तो इस मैप को प्लीज़ मार्क कर लो। ठीक है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स। देखो इसमें जितनी भी रेड कलर का ट्राइंगल्स की जो साइट्स बनी हुई हैं, जैसे भीमबेटका हो गई, आपका हुंजगी हो गई, कुरनूल केव्स, कुरनूल में फर्स्ट टाइम आपका फायर वगैरह के एविडेंस वगैरह मिले थे। ठीक है, तो ये आपके ट्राइंगल वाली जो साइट्स वगैरह हैं इसके ज़रिए आपको पता लगेगा इसके बारे मतलब कह रहा है ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स। इन साइट्स से ना ये जो रेड ट्रायंगल्स वाली जो मार्क कर रखी है यहाँ से आपको हंटर गैदर्स वगैरह के जो आर्कियोलॉजिस्ट को हैं वो अवशेष मिले हैं। ठीक है, हंटर गैदर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, इसके अलावा भी हंटर गैदर्स और भी जगह जगह पर रहते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं 3 साइट्स वगैरह पे रह रहे हैं। ठीक है, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, सिर्फ कुछ ही साइट्स जो हैं वो आपको मैप में दिखाई गई हैं, इसके अलावा और काफ़ी सारी साइट्स हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको यहाँ मार्क करके दिखा रखी हैं। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, और आप देखेंगे इसमें मोस्टली जो साइट्स वगैरह है ना वो आपको किसी ना किसी नदी या लेक वगैरह के किनारे ही दिखेंगे, क्योंकि उस समय पर जैसे पानी अभी बताया कि पानी उस समय पर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट था किसी भी जीव जंतु के लिए। ठीक है, और कोई ऐसे भाई सोर्सेज वगैरह और अवेलेबल नहीं थे, तो लोग क्या करते थे मोस्टली ऐसे ही नदी वगैरह के किनारे ही बस जाया करते थे। एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वॉज ईजीली अवेलेबल, और क्योंकि उस समय पर भाई जो टूल्स वगैरह बनाते थे वो सारे स्टोन्स वगैरह के टूल्स वगैरह होते थे, तो लोग जो जो उस समय पर बसते थे वो 2 चीज़ें स्पेशली देखते थे कि एक वो किसी पानी वगैरह का जो सोर्स वगैरह है उसके किनारे वगैरह बस जाए। ठीक है, और दूसरा जहाँ पर अच्छी मात्रा में और अच्छे तरीके के पत्थर वगैरह उन्हें अवेलेबल आसानी से मिल जाए, ताकि वो उसके टूल्स वगैरह बना सके शिकार वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें मैंने ऑलरेडी अभी हम आगे जब पढ़ेंगे वगैरह तो ये बाकी की भी जो साइट्स वगैरह हैं जैसे ऊपर बुरजा हो, मेहरगढ़ वगैरह या चिरांद, ठीक है, डलहौजी, हेडिंग, ठीक, ये सारी जो जितनी भी हम साइट्स वगैरह हैं इन सारी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है, और इनफैक्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये तीनों साइट्स वगैरह जो है ना आपका पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, इनका हम सेपरेटली मैप वाइज में लोकेट करके और कौन सी साइट किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है ये भी इन्फॉर्म करूँगी। ठीक है, नीचे देखिए आपको एक रॉक पेंटिंग दिखा रखी है, पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls, कुछ गुफाओं वगैरह में जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह या कुछ और तरीके की नक्काशी वगैरह जो है वो हमारे को वहाँ की दीवारों पर देखने को मिलती हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, कुछ ऐसी साइट्स वगैरह जो हमारे को है मध्य प्रदेश और
उत्तर प्रदेश के साउथर्न साइड में भी हमारे को देखने के लिए मिली हैं, जहाँ पर इस तरीके की रॉक पेंटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिली हैं। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉ विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ पर आप देखिए ऊपर आपको एक तरह ये आपको साफ साफ मतलब बहुत क्लियर नहीं है, फिर भी आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये वाइल्ड एनिमल के बारे में दिखा रखी है पेंटिंग, और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ, मतलब उस समय पर उन्होंने कहीं से वो सीखा वीखा नहीं हुआ था, बट चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्होंने जिस तरीके की पेंटिंग वगैरह बना रखी है उससे हमारे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियर कट चीज़ें पता लग जाती हैं। ठीक है, सो ये जो साइट है आपको ये दिखा रखी है, ये भीमबेटका की साइट है। भीमबेटका आज के मध्य प्रदेश जो जगह है ना आपका MP वाले जगह, वहाँ पर आपका यहाँ ये बीचों बीच यहाँ देखो भीमबेटका ये जो साइट है ये आपकी कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, तो ये भीमबेटका वाली साइट के बारे में आपको दिखा रखा है ऊपर। ठीक, साइट्स क्या होता है, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। साइट्स बेसिकली क्या है, जहाँ पर आपको चीज़ों के अवशेष वगैरह जो हैं वो मिलते हैं। अब वो चीज़ कैसी भी होती है, टूल्स हो सकते हैं, पॉट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स मतलब ढांचे वगैरह उस समय के जिस तरीके के भी वो बनाते थे, जो कुछ बहुत बच गए हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से तो चीज़ें नहीं बची हैं, बट जो बच गए हैं उन सारी चीज़ों के अवशेष आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। These were made, used and left behind by people. लोग इनका इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, और जो चीज़ें भाई वो अपने पीछे छोड़ गए हैं, ठीक है, या जो बच गई हैं, उसी की स्टडी वगैरह आर्कियोलॉजिस्ट हमारे लिए करते हैं, और उसके ज़रिए हम ये चीज़ों को जान पाते हैं। ठीक है, नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। हमारे को आग के बारे में हमारे को कैसे पता लगा, मतलब हम कहते हैं ना भाई इंसान, जैसे वो एक स्टोरी हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि भाई जो आदि मानव था वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था, दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहा था, फ्रिक्शन हुआ, उसकी वजह से भाई चिंगारी निकली और आग का आविष्कार वगैरह हो गया। तो एक्चुअली में आग के बारे में सबसे पहले कब पता लगा, ठीक है, कौन से, मतलब ये आपको ऊपर मैंने साइट्स वगैरह जो दिखाई, इसमें मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कुरनूल केव्स, ठीक है, जो कि एक पैलियोलिथिक साइट है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे को मतलब जो हमारे को जो भी चीज़ें, जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह को जो अवशेष वगैरह मिले ना, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मे बी जो आग वगैरह की जो डिस्कवरी है वो यहाँ पर हुई कुरनूल केव्स में। ठीक है, जो हमारे पास एविडेंस है, भाई हम तो एविडेंस के हिसाब से ही जाएंगे ना, तो हमारे को जो भी एविडेंस वगैरह मिले हैं वो यहाँ पर मिले हैं कुरनूल केव्स में। ठीक है, तो ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर। यहाँ पर क्या मिले हमारे को, राख वगैरह, ठीक है, जो उस समय की ऐश वगैरह जो है उसके अवशेष वगैरह हमारे को मिले। तो भाई कहीं राख वगैरह, तो जाहिर सी बात है वहाँ आग वाग जलाया वलाया होगा। ठीक है, तो कुछ जो उस समय की जो चीज़ वगैरह रह गई वो हमारे को यहाँ पर देखने के लिए मिली। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इससे हमारे को ये पता लगता है कि लोग इस समय तक आग से परिचित हो चुके थे पूरी तरीके से, मतलब आग जलाना वगैरह वो जान गए थे। ठीक है, तभी उस चीज़ का अवशेष वगैरह हमारे को इस साइड पे मिला। अभी देखो ये कुछ क्लियर कट वो नहीं है कि भाई यही इसी साइड पर उन्होंने आग जलाना शुरू किया, लेकिन हाँ इस समय पर हमारे को कुरनूल केव से हमारे को ट्रेसेस मिलने की वजह से, जो एशेस के जो ट्रेसेस हमारे को मिले, इससे हमारे को ये क्लियरिटी हो गई कि इस समय तक वो आग से पूरी तरीके से फैमिलियर हो चुके थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। अब आग का इस्तेमाल वो सिर्फ वो किस चीज़ के लिए, आग का जैसे आज भी है, आग के बहुत सारे इस्तेमाल वगैरह हम लोग करते हैं खाना वाना बनाने के लिए। ठीक है, अभी सर्दियों में लोग हाथ वगैरह सेकने के लिए, ठीक है, चीज़ों आग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन वो किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते होंगे, एज अ सोर्स ऑफ लाइट। देखो उनके लिए वो लाइट का भी वही सोर्स था जो आग था उस समय पर। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चीज़ें तो थी नहीं। ठीक है, तो और वो रहते कहाँ थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं वगैरह में रहते थे। ठीक है, तो दिन वगैरह तो भाई आसानी से निकल जाता था। रात में क्या करते थे वो, तो रात में जो आग होती थी इसी के ज़रिए उन्हें रोशनी वगैरह भी मिलती थी। टू रोस्ट मीट, मतलब खाना बनाने के लिए। ठीक है, जो मांस वास जो शिकार विकार करते थे उसे पकाने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जैसे कि वो जंगल वंगल में रहते थे, वहाँ वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होते थे, कुछ का वो शिकार कर पाते थे। कभी कभी भाई कुछ जानवर जो उनसे ज़्यादा पावरफुल होते थे वो उनका शिकार कर लेते थे। ठीक है, तो कुछ जानवरों से अपना बचाव करने के लिए भी, उन्हें डराने के लिए भी, स्केयर करने के लिए भी वो लोग आग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो हमारा जो चैप्टर है वो मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी, जो कि हम कल करेंगे। ठीक है, सो होप कि आज जितना भी हमने पढ़ा वगैरह है ये आपको क्लियर कट समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ डाउट है
या कुछ इशू है जो आपको चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो वो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। आप मुझे वो चीज़ क्लियर करेंगे किस पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में बता देंगे, ठीक है। ओके बाय।